हेलो एवरीवन। आज हम अपने एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के सेवेंथ टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। तो इससे पहले हम सारे टॉपिक्स को अपने कवर कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, कि भाई ग्रोथ कैसे हुई मिलिटेंट नेशनलिज्म की, और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, और मूवमेंट के जो भी फेजेस रहे थे अंडर एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन को जो रिवोक कर दिया गया था वो भी हम देख चुके हैं। स्वदेशी मूवमेंट की ओवरऑल इवैल्यूएशन भी हम कर चुके हैं, और हमारा जो कांग्रेस में स्प्लिट आया था उसे भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ चुके हैं जो कि है द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, और हमारी लास्ट वीडियो होगी मॉडलिमेंट और रिफॉर्म्स पर, नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे। करंट वीडियो में हमारा टॉपिक है द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली जो अब स्प्लिट आ गया था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में, जो हमारे सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत सेशन हुआ था उसमें जो ये स्प्लिट का डिसीजन फाइनलाइज हो गया था, मॉडरेट्स अपने अलग रास्ते, एक्सट्रीमिस्ट अपने अलग रास्ते, ये डिसीजन अब ले लिया गया था। दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने आ चुके थे कि एक स्प्लिट का डिसीजन फाइनल कर दिया गया था, जिसके हम नेगेटिव्स भी पढ़ चुके हैं कि वो जो एक मूव था उसने कैसे जो है अफेक्ट करा हमारी ओवरऑल स्वदेशी मूवमेंट को, कैसे इसने स्वदेशी मूवमेंट को एक नेशनल मूवमेंट के जो है फेज़ पे जाने नहीं दिया, और ये मूवमेंट कैसे जो है आगे नहीं बढ़ पाई बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट। तो ये जो बढ़ता हुआ नेशनलिज्म था इसको सप्रेस करने की जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी तो वो क्या रही थी वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है द गवर्नमेंट लॉन्च ए मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो है एक मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया था एक्सट्रीमिस्ट पे, क्योंकि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे उनसे ही जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है और जो ओवरऑल नेशनलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्केल पे बढ़ रहा था उनके एफर्ट से, और जो वो कर रहे थे उनके काम से मासेस उनके काम को पसंद कर रहे थे, मासेस इन्वॉल्व हो रहे थे उनके साथ, मेले लग रहे थे, मतलब बहुत कुछ जो भी एक्टिविटी उस टाइम नेशनलिज्म की चल रही थी कंट्री में और बंगाल में, तो उसके पीछे मोस्टली एक्सट्रीमिस्ट ही थे। तो जो गवर्नमेंट की रेडार पे अब मेन जो बंदे थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे कि भाई इनका अब जो है हमें इनको सप्रेस करना है, इन्हें अलग करना है। स्प्लिट भी जो हमारा सूरत सेशन का हमने पढ़ा है वो भी इसीलिए ही हुआ था कि भाई एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्हें अलग कर दिया जाए और मॉडरेट्स हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। मॉडरेट्स को बेसिकली एक तरीके से ये दिखाया जाए कि देखो हम आपके लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो मॉडरेट्स ऑब्वियसली ब्रिटिश के साथ ही हो जाएंगे फिर, और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ऑब्वियसली बिलीव ही नहीं करते थे इन सब चीज़ों में कि भाई ब्रिटिश हमारे यहाँ रिफॉर्म क्यों लाएंगे, तो वो फिर अलग हट जाएंगे। उसी रीज़न से फिर हमारा सूरत स्प्लिट भी हुआ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। और जो हमारे मॉडरेट्स हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करने में फेल हो गए थे, और जो हमारा ये रिप्रेशन है अब आप देख सकते हैं कि किस स्केल तक आ गया था। एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली अब उनके रेडार पे ज़्यादा थे क्योंकि मॉडरेट्स तो ऑलरेडी ब्रिटिश की कहीं ना कहीं साइड में थे ही, और एक्सट्रीमिस्ट तो बिल्कुल ही अपोज थे उनके। तो जो है फिर एक्सट्रीमिस्ट उनके मेन टारगेट एनिमी बन चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उन्होंने इनकी जो वेव चल रही थी उसको सप्रेस करने के लिए मल्टीपल एक्ट्स भी लेके आए, लेजिस्लेशन इन्होंने पास कराए कि भाई जो सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, तो ये सब जो एक्ट्स थे, जैसे सेडिशियस मीटिंग एक्ट था, इसका प्राइमरी पर्पस यही था कि जो पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती थी जो होने लग गए थे, जो लोग इन्वॉल्व होने लग गए थे, ग्रुप्स बनाने लग गए थे, और एक तरीके से डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस वगैरह वगैरह, जो भी इन्होंने नाम दिया उस चीज़ को कि ये दंगे फसाद कर रहे हैं लोग, तो एक उसका प्राइमरी पर्पस यही था। जो नेशनलिज्म बढ़ रहा था और हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, एजिटेशन प्रॉपर थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उसको प्रिवेंट करने का एक ये एक्ट था। और ये यह था कि अगर 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो एक तरीके की पब्लिक मीटिंग है, और उसमें पुलिस का होना नेसेसरी है, कमिश्नर का होना नेसेसरी है, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का होना नेसेसरी है उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी। तो बेसिकली ये भी हम देख सकते हैं कि एक सप्रेसिंग मेजर ही था। और इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट वगैरह ये भी जो है हमारे इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट, ये भी एक तरीके का वही एक्ट है, ये भी एक तरीके का सप्रेसिंग एक्ट ही है कि भाई जो स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पे चल रही थी और जो डिस्टर्बेंसेस हो रही थी इन दी पब्लिक, उसको जो सप्रेस करने के लिए है न्यूज़पेपर्स और इन सब चीज़ों को कंट्रोल में ले लिया जाए अपने। जो प्रेस का रोल था स्वदेशी मूवमेंट में और नेशनलिज्म पे उस टाइम हम देख ही चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा था, तो जो प्रेस की फ्रीडम थी उसको जो है अपने कंट्रोल में ले लिया गया था ब्रिटिश द्वारा। और जो मासेस हैं उनमें प्रेस के मीडियम से और प्रिंट मीडियम से जो है उन्हें मैसेज दिया जा रहा है इन्वॉल्व कराने का मूवमेंट में, और नेशनलिज्म का ओवरऑल जो एंटी ब्रिटिश आइडियोलॉजी, एंटी ब्रिटिश उनके माइंड में एक चीज़ क्रिएट करी जा रही है। तो सबसे पहले इनका यही था कि भाई प्रेस को भी सप्रेस करा जाए अब। और एक ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था, इसका ये पर्पस था कि भाई बेसिकली स्ट्रिंजेंट कर दिया जाए लॉज को, और कुछ ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं कि भाई अरेस्ट करना, इम्प्रिजन करना, इनको और भी ज़्यादा
ईज़ी बना दिया जाए लोग, ताकि ईज़िली अरेस्ट कर लिए जाएँ जो इंडियंस हैं, जो मासेस हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी और काफ़ी सारी क्लासेस जुड़ रही थी, तो उन्हें उन्हें एक तरीके से पीनलाइज़ करने के और इम्प्रिज़न करने के जो एक्ट्स थे, जो भी धाराएँ थी, उन्हें और भी ज़्यादा इन्होंने एक तरीके से ऐसा कर दिया था कि अगर कोई छोटा-सा भी क्राइम करेगा, तो उसे फिर हम जेल में डाल देंगे। और ये जो इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910 है, इसका प्राइमरी पर्पस यही था कि भाई जो पब्लिकेशंस हैं उन पे स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन लगाना, जैसे केसरी, हमारे तिलक के द्वारा केसरी मैगज़ीन जो पब्लिश करी जा रही थी, लाला लाजपत राय द्वारा पंजाबी मैगज़ीन पब्लिश करी जा रही थी, तो इन मैगज़ीन्स में जो एक तरीके का मैसेज था एंटी ब्रिटिश वाला, उसको एक तरीके से प्रिवेंट करना, लोगों में आने से, पब्लिक में आने से उन मैगज़ीन्स को रोकना, ये इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस था। और इस एक्ट ने एक तरीके से ब्रिटिश को एक ये राइट भी दे दिया कि भाई जो एंटी ब्रिटिश और एंटी कॉलोनियल या रेडिकल आर्टिकल्स न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करेगा, तो उसको ब्रिटिश सरकार जो है एग्जीक्यूट और इम्प्रिजन करने का बेसिकली हक रखती है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस यही था कि भाई फ्रीडम ले लेना, अपनी आवाज़ उठाने की जो फ्रीडम थी वो इससे इसके द्वारा ले ली गई थी। हमारे लीडर्स से, हमारे जितने भी पब्लिकेशंस थी, न्यूज़ पब्लिकेशंस थी, सबसे ये जो अपनी वॉइस को रेज़ करने की बेसिकली एक मीडियम था, प्रेस मीडियम, प्रिंट मीडियम, इसकी आज़ादी भी इंडियन प्रेस एक्ट के थ्रू ले ली गई थी। ये आगे जाके रिपील भी होगा, 1922 में इसे रिपील भी किया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ ये एक्ट भी इन कुछ लेजिस्लेशंस में से एक था जो कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को जो है सप्रेस करने के लिए लाए गए थे। बेसिकली इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस यही था कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, रेडिकल नेशनलिज्म राइज पे था, और जो पब्लिकेशंस वगैरह लोगों में रेडिकलिज्म, यूथ में, स्पेशली यूथ और स्टूडेंट्स वगैरह में जो रेडिकल थॉट्स जो है पैदा कर रही थी, इन पब्लिकेशंस को कॉन्फिस्केट करना, इनका पूरा सामान कॉन्फिस्केट करना या इन पे फ़ाइन लगा देना, ये सब भी इस एक्ट के पार्ट थे। सेकंड पॉइंट है हमारा, तिलक द मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाज ट्राइड इन 1909 फॉर सेडिशन for what he had written in 1908 in his Kesari about a bomb thrown by Bengal revolutionary in Muzaffarpur, resulting in the death of two innocent European women. तो हमारे तिलक जो हैं उन्होंने अपनी मैगज़ीन केसरी है उसमें कुछ ऐसा लिखा था, मुजफ्फ़रपुर में जो बॉम्बिंग्स हुई थी, जो रेवोल्यूशनरी रेबल्स जो थे उन्होंने बॉम्बिंग्स कर दी थी, जिसमें यूरोपियन विमेन भी मरी थी इनोसेंट। तो अपना कोई व्यू पॉइंट इन्होंने अपनी मैगज़ीन में ऐसा लिखा था, जिसकी वजह से इन पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए थे। सेडिशन मतलब विद्रोह के, कि सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है ये बंदा, तो इस चार्ज के अगेंस्ट इन्हें फिर बुक कर लिया गया था, बेसिकली इन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया था। जो इन्होंने लिखा था वो हम आगे देखेंगे कि क्या लिखा था इन्होंने ऐसा। तो बेसिकली जो इन्होंने लिखा था वो ये था कि भाई जो ये बॉम्बिंग्स हुई हैं, नो डाउट लोगों में जो है हेट्रेड पैदा करेंगी एक्सट्रीमिस्ट की पार्टी के टूवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू द पार्टी ऑफ रेबल्स, लेकिन ये जो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉज ब्रिटिश रूल टू डिसअपियर फ्रॉम दिस कंट्री बाय सच मॉन्स्ट्रस डीड। और ये जो काम किया गया है, जो बॉम्बिंग्स हुई थी, ऐसे मॉन्स्ट्रस डीड से पॉसिबल नहीं है ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटाना। उन्होंने बेसिकली इस बॉम्बिंग को, मुजफ्फरपुर की जो बॉम्बिंग्स हैं उन्हें कंडेम भी किया था। ऐसी बात नहीं है कि वो उसके बिल्कुल समर्थन में थे, उन्होंने ओपोज भी करा था इस चीज़ में। इस लाइन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि मॉन्स्ट्रस डीड उन्होंने बोला ऐसे कि ये जो बहुत ही इनह्यूमेन काम करा है, इससे जो है ब्रिटिश राज ख़त्म नहीं होगा इस कंट्री में। लेकिन जो ब्रिटिश हैं, जब तक वो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर अपनी हमारे ऊपर चलाएंगे, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि लिमिट होती है ह्यूमैनिटी की, पेशेंस की भी। तो बेसिकली तिलक ये कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ था, ये जो मुजफ्फरपुर की बॉम्बिंग्स हुई थी, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, इसमें इनोसेंट यूरोपियन लोग मरे थे। लेकिन जो रूलर्स हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जो ह्यूमैनिटी है उसकी पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। और जो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने शुरू से ही वार्निंग एक तरीके की पब्लिकेशंस के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को वो वार्न करते थे कि भाई अगर आप अपने रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स नहीं हटाओगे और अगर रशियन मेथड्स जो हैं उन पे आप रिजॉर्ट करोगे, तो फिर इंडियंस टू विल बी कंपेल्ड टू इमिटेट द रशियन मेथड्स। तो जो इंडियंस हैं वो भी रशियन मेथड्स पे ही आएंगे, आई फॉर एन आई वाला जो मेथड है, तो उस मेथड पे हम भी फिर उस पे ही रिजॉर्ट करेंगे। ये हमारे तिलक ने अपनी केसरी के उस आर्टिकल में लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें सेडिशन का जो चार्ज है उसके उसके तहत जो है उन्हें बुक कर लिया गया था, उसके तहत उन्हें सज़ा सुना दी गई थी। एक और आर्टिकल है जिसके अंदर हमारे तिलक ने ये लिखा था कि जो द रियल मीन्स ऑफ स्टॉपिंग द बॉम्ब्स कंसिस्टेड इन मेकिंग ए बिगिनिंग टुवर्ड्स द ग्रांट ऑफ राइट्स ऑफ स्वराज्य। तो बेसिकली तिलक यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें इन बॉम्बिंग्स को, ऐसे वायलेंट एक्ट्स को, मॉन्स्ट्रस डीड्स को, जो भी ये काम हो रहे थे, उनको अगर प्रिवेंशन करनी है ब्रिटिश को, तो हमें स्वराज्य दे दिया जाए, ऐसा उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था। सेकंड है हमारा, तिलक वॉज जज्ड गिल्टी
उन्हें गिल्टी जज कर दिया गया था बेसिकली, सेंटेंस एंड वॉज सेंटेंस टू 6 years ट्रांसपोर्टेशन एंड ए फाइन ऑफ 1,000। तो बेसिकली उन्हें फिर 6 साल की जेल हो गई थी, उन्हें बर्मा भेज दिया गया था और 1,000 का उन पर फ़ाइन भी लेवी कर दिया गया था। उन्हें जुर्माना भी उन पर डाल दिया गया था 1,000 रुपये का, और उन्हें 6 साल की जेल भी हो गई थी। तो ये वो फेज़ है मूवमेंट का जब हमारी जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है बेसिकली अब फेड होने लगेगी, क्योंकि हमारे अब लीडर्स जो थे, मूवमेंट के जो लीडर थे, तिलक उनमें से एक प्राइमरी लीडर थे। हमारी जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थी, जो बॉयकॉट मूवमेंट थी, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की, तिलक उन लीडर्स में से एक थे जो लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। और अब उन्हें ही जब इम्प्रिजनमेंट हो चुकी थी, तो ये मूवमेंट का फेड होना ऑब्वियसली लाजमी है। आगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई तिलक जो थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था 6 years के लिए, उन्हें मैंडले भेज दिया गया था। हमारे औरोबिंदो और बिपिन चंद्र पाल ने रिटायरमेंट ले ली थी एक्टिव पॉलिटिक्स से। लाजपत राय जी फिर अपना चले ही गए थे बाहर। तो जो मूवमेंट थी ये फेड हो चुकी थी, और हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका भी जो एक तरीके से हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो उनकी सेपरेशन थी आईएनसी से, वो कोई एक सॉलिड कॉन्क्रीट रिजल्ट लेके नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आईएनसी से स्प्लिट होकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुद से खड़ी करी हो जो आगे हमारे आने वाली मूवमेंट में बहुत रोल प्ले करा हो जिसने। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ग्रुप ही बन के रह गए थे। एज अ ग्रुप ही वो अलग हुए थे, और वो सिर्फ एक ग्रुप में ही सीमित रह गए थे। वो जो है फेल हो गए थे एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव पार्टी को सस्टेन करने में। एक ऑल्टरनेटिव पार्टी और एक ऑल्टरनेटिव जो ग्रुप बन के निकला था एक्सट्रीमिज़म का, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट है वो भी ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मॉडरेट्स वर लेफ्ट विद नो पॉपुलर बेस फॉर सपोर्ट स्पेशली एज द यूथ रैलीड बिहाइंड द एक्सट्रीमिस्ट। तो जो हमारे जो मॉडरेट्स हैं उनकी भी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो डेटोरिएट होने लग गई थी एक तरीके से, क्योंकि जो उनका पॉपुलर बेस था और सपोर्ट था वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही नहीं था ज़्यादा। तो क्योंकि जो उनका ग्रुप था उसमें मोस्टली जो लोग एलिट्स वगैरह थे, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि मासेज उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे ही नहीं। मासेज उनकी आइडियोलॉजी से भी ज़्यादा जो है रिलेट नहीं कर पाते थे, ना ही जो हमारे कॉमन लोग थे उनको उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनकी सेइंग्स हैं, उनका जो बेसिकली एक स्टैंड था ब्रिटिश के अगेंस्ट या ब्रिटिश के साथ रहने का जो उनका स्टैंड था, वो भी हमारे कॉमन लोगों में एक तरीके से जो है ग्राउंड नहीं ले पाया था। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। इसलिए जो हमारे कॉमन लोग थे, स्टूडेंट्स थे और यंग जो लोग थे, यंग पॉपुलेशन थी, वो रेडिकलिज्म के टूवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। प्राइमरी कारण यह था कि भाई जो मॉडरेट्स थे वो ये कहते थे कि ब्रिटिश के साथ रह के काम करा जाए वगैरह वगैरह। तो इसलिए हमारे जो लोग थे वो उनसे थोड़ा सेपरेट ही रहते थे जो कॉमन लोग थे। और जैसे कि जब स्प्लिट आया तो भाई एक्सट्रीमिस्ट के टूवर्ड्स तो थोड़ा बहुत सपोर्ट था भी लोगों का, फॉलोइंग थी उनकी। मॉडरेट्स लेकिन जो थे फिर वो बिल्कुल अब अकेले पढ़ने लग गए थे, उनका कोई कॉमन मासेस का सपोर्ट नहीं रह चुका था। और जो मेनली जो यूथ हैं वो यूथ सारे एक्सट्रीमिस्ट के साथ ही थे उस टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर 1908 द नेशनल मूवमेंट एज अ होल डिक्लाइंड फॉर अ टाइम। इन 1914 तिलक वॉज रिलीज एंड ही पिक्ड अप द थ्रेड्स ऑफ द मूवमेंट। तो अब ये जो 1908 1909 जो हमारे चैप्टर का मेन टाइमलाइन थी, उसमें हम देखते हैं कि भाई जो नेशनल मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह जो थी हमारी, उसका एक तरीके से अब फेडिंग हो चुकी है, फेड हो चुकी है वो बेसिकली। हमारे जो नेशनल मूवमेंट का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था धीरे धीरे 1903 के पीरियड से लेके 19 अब ये 9 तक, मैक्सिमम 9 और 10 तक ये चला था। ये फेड हो गई थी मूवमेंट। लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज हुई थी वो हमारे लीडर्स, जो बेसिकली हमारे जो लीडर्स हैं उनकी एब्सेंस की वजह से भी वो फीलिंग जो है कहीं ना कहीं दब गई थी वापस से। लेकिन ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, फ्रीडम स्ट्रगल का, ये हमारे माइंड में, हमारे कॉमन मासेस के माइंड में एनग्रेन्ड अब हो चुका था। जो कि अब हम देखते हैं कि भाई जो 1914 है, हमारे तिलक वापस जब अपने अरेस्ट जो उनका हुआ था उससे वापस आ जाएंगे। और 14 के बाद हमारा 3-4 साल के बाद ही फिर जो गांधीयन एरा है वो स्टार्ट हो जाएगी, गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में हो जाएगी। तो उसको हम देखेंगे कि कब कैसे नेशनलिज्म, इवन दो ब्रिटिश ने काफ़ी सप्रेस कर दिया है एक्ट्स, हमने अभी लेजिस्लेशंस पढ़ी हैं कि ऐसी ऐसी लेजिस्लेशंस, प्रेस की फ्रीडम बेसिकली अब कम्प्लीटली ले ली गई है। कोई आर्टिकल ऐसा पब्लिश नहीं होना था अब, कोई जो न्यूज़पेपर है उसमें एंटी ब्रिटिश कोई भी चीज़ कोई नहीं छाप सकता था। तो ये सब जो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे सप्रेस हो चुकी है मूवमेंट भी, और ओवरऑल नेशनलिज्म भी जो है उस टाइम पे सप्रेस हो चुका था। लेकिन हमारे जो तिलक हैं वो वापस आएंगे जेल से, और हमारे लाला लाजपत राय जी भी जो हैं वापस इंडिया रिटर्न करेंगे। तो आगे आगे काफ़ी बेसिकली एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव दोनों तरीके से जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। करंटली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि भाई कैसे जो मूवमेंट है वो फेड हुई है,
कैसे जो गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव एक्ट लिए थे, मेजर्स लिए थे, लीडर्स को मार्केट से हटा दिया था और जो फूट डाल दी थी, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपना ली थी, उसकी वजह से जो इस पर्टिकुलर फेज़ में जो है स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट का जो इनिशियल फेज़ है, जो इनिशियल मूवमेंट थी, ये पहले वाली मूवमेंट है। आगे भी हम बॉयकॉट मूवमेंट, जब गांधीयन एरा में बॉयकॉट मूवमेंट आएगी, वो एक अलग स्केल पे जाएगी। एज ऑफ नाउ ये है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसने अब कम्प्लीटली इस मूवमेंट को एक तरीके से जड़ से इसको पकड़ लिया है और इसको अब बिल्कुल कंट्रोल में ले आई है गवर्नमेंट जो है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। जो गवर्नमेंट का प्लान था, उन्होंने वो क्या प्लान करा, क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई, जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें अलग करने की, हमारे एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स को जो उन्होंने अलग करा है, उसका प्राइमरी उनके माइंड में जो गोल था वो था क्या एक्चुअल में। तो वो हम देखते हैं अब। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन इंडिया हैड बीन हॉस्टाइल टू द कांग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हम ये शुरू से पढ़ते आए हैं कि भाई जो कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी, आईएनसी की फॉर्मेशन जो हुई थी, उसके टूवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट हॉस्टाइल ही थी शुरू से ही। वो तो कैसे ना कैसे करके ही एओ ह्यूम की वजह से जो कांग्रेस की फॉर्मेशन हो गई थी, वो एक तरीके का ब्रिटिश को ये लगा था उस टाइम पे कि भाई हम इस पार्टी को जो है यूज़ करके जो नेशनलिज्म को सप्रेस कर देंगे। उनका प्राइमरी रीज़न यही था जो उन्होंने इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म होने दिया। लेकिन जब आगे आगे जो ये पीरियड आ चुका था, अब वो भी जो है हॉस्टाइल होने लग गए थे शुरू से तो थे ही वो हॉस्टाइल, लेकिन अब और भी ज़्यादा उनके अगेंस्ट जो है वो जो उनकी सतर्कता है, जो उनकी एक तरीके से निगाहें हैं, वो कांग्रेस पे अब टिक चुकी थी ब्रिटिश की। नेक्स्ट है हमारा, इवन आफ्टर द मॉडरेट्स हु डोमिनेटेड द कांग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग began distancing themselves from the militant nationalist trend which had become visible during the last decade of 19th century, the government hostility did not stop. तो जो हमने पढ़ा है जैसे कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट आ चुका है, और मॉडरेट्स हमारे इवन आफ्टर जो कांग्रेस में मेजॉरिटी हम जानते भी हैं मॉडरेट्स की थी, और वो स्प्लिट भी हो चुके थे, उन्होंने डिस्टेंस कर लिया था अपने आप को, मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनसे उन्होंने अपना ग्रुप जो है उसे सेपरेट कर लिया था। चाहे ही क्यों ना उसमें मॉडरेट्स की मेजॉरिटी हो या मॉडरेट्स ही उसे मोस्टली जो है ऑपरेट करते हों, उसको उन्होंने साइड में रखा फैक्ट को। उन्होंने कांग्रेस को एज एन एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रीट करा शुरू से लेके एंड तक। दिस वॉज बिकॉज इन द गवर्नमेंट्स व्यू द मॉडरेट्स स्टिल रिप्रेजेंटेड एन एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ बेसिकली पेट्रियाटिक एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। ऐसा जो बिहेवियर कांग्रेस के प्रति सरकार का था वो ये था क्योंकि जो सरकार है उसका ये मानना था जो मॉडरेट्स हैं तो इंडियंस ही, और उनके जो पॉइंट्स हैं वो रिफॉर्म्स वगैरह के जो पॉइंट्स हैं उनका पॉइंट भी एक तरीके से पेट्रियाटिक ही है, इंडिया के हित में ही वो भी चाहते थे जो भी चाहते थे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए उन्हें भी कोई ऐसा नहीं कि भाई स्पेशल ट्रीटमेंट रखा हो या उन्हें अलग समझा हो एक्सट्रीमिस्ट से, भले ही वो इंटेलेक्चुअल्स रह चुके हों, भले ही वो वायलेंस में बिलीव ना रखते हों, कुछ भी उनके व्यू पॉइंट रहे हों, उन्होंने जो है डिस्कार्ड करा कम्प्लीटली। गवर्नमेंट ने उन्हें एक पेट्रियाटिक और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स ही देखा, उन्होंने उन्हें पेट्रियाटिक फीलिंग में ही देखा कि भाई ये हैं तो इंडियंस ही हैं, ये पेट्रियट्स ही, चाहे ये सूट पहनते हों, चाहे ये पढ़े लिखों की बातें करते हों, इनके व्यू पॉइंट एक्सट्रीमिस्ट से टोटली ऑपोजिट हों, लेकिन इनका पर्पस जो है वो इंडिया के हित का ही है। तो उन्होंने इसलिए ये हॉस्टिलिटी कंटिन्यू रखी कांग्रेस के टूवर्ड्स इवन आफ्टर द स्प्लिट। इवन दो कि भाई जो कांग्रेस है उसमें मेजॉरिटी मॉडरेट्स की थी, उन्होंने इसको कुछ ऐसा फैक्ट नहीं माना कि भाई जो मॉडरेट्स हैं वो तो हमारे एक तरीके से हमारे साथ के ही हैं, हमारे जो व्यू पॉइंट हैं उनसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो अग्री करते हैं और हमारे खिलाफ कोई ऐसा वायलेंट एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। इन सब चीज़ों को डिस्कार्ड करके उन्होंने हॉस्टाइल बिहेवियर कंटिन्यू रखा कांग्रेस के टुवर्ड्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, with the coming of Swadeshi and boycott movement and the emergence of militant nationalist trend in a big way, the government modified its strategy towards the nationalists. जो ये मूवमेंट है, जो ये पैदा हुई, इसकी एमरजेंस हुई और मिलिटेंट नेशनलिस्ट की एमरजेंस हुई, इस नए ट्रेंड की, रेडिकलिज्म वाला ये जो ट्रेंड जागा था नया, जो सरकार है उसने अपनी स्ट्रैटेजी को फिर मॉडिफाई करा नेशनलिस्ट के टुवर्ड्स। जो थी उनकी स्ट्रैटेजी, जो प्रीवियसली स्ट्रैटेजी कुछ और थी कि भाई कांग्रेस को उन्होंने फॉर्म होने दिया, पेटिशंस वगैरह स्ट्रैटेजी थी उनकी, तो उन्हें वो छोटे मोटे रिफॉर्म भी देने लग गए थे। अब लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली ऑपोजिट स्ट्रैटेजी को एक अपनाने की कोशिश करी कि भाई इन जो दो ग्रुप ही हैं जो नेशनलिस्ट खुद हैं, उनमें ही क्यों ना एक तरीके की फूट डाली जाए, क्यों ना उनको ही डिवीज़न कर दिया जाए उनमें ही, ताकि वो एक तरीके का पर्सनल इशू हो जाए इन लोगों का और ये नेशनलिस्ट जो नेशनलिज्म है इससे थोड़े सेपरेट हो जाए। अब जो पॉलिसी थी इनकी वो ये थी रैलिंग देम, रैलिंग इन द सेंस एक दूसरे के अगेंस्ट उन दोनों को
भिड़ाना, उन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के अगेंस्ट करना, लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट करना, ये इनकी अब पॉलिसी का मेन, स्ट्रैटेजी का मेन एलिमेंट था। जो कैरेट एंड स्टिक वाली इनकी शुरू से पॉलिसी आई है कि भाई कैरेट इन द सेंस कि जो जो लोग हमारे साथ काम करें उन्हें तो हम रिवॉर्ड करेंगे, जो लोग हमारे अगेंस्ट काम करेंगे हम उन्हें स्टिक से रिवॉर्ड करेंगे। बेसिकली इन द सेंस, स्टिक से रिवॉर्ड इन द सेंस कि हम उन्हें सप्रेस करेंगे, हम उनके खिलाफ वायलेंट बिहेवियर रखेंगे, हम उन्हें इम्प्रिजन करेंगे, पनिशमेंट देंगे हम उन्हें। इस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का ये मीनिंग है कि जो हमारे साथ काम करता है उसे रिवॉर्ड, जो अगेंस्ट जाएगा उसे पनिशमेंट। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए 3 pronged अप्रोच। तो ये 3 फन वाली अप्रोच थी बेसिकली, इसका रिप्रेशन, कंसाइलेशन और सप्रेशन, इनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इनका बेसिकली यही था कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो रेडिकल्स हैं, जो मासेस हैं, उन्हें रिप्रेस करो, जो हमारे मॉडरेट्स हैं उन्हें कंसाइलेशंस दे के, कंसाइलेशंस इन द सेंस कि छोटे मोटे उन्हें रिफॉर्म दे के प्लीज़ कर दो, और जो सप्रेस कर दो फिर पूरी मूवमेंट वगैरह को। अगर कोई भी एजिटेशन फिर अगर उत्पन्न होती है उसे कम्प्लीटली सप्रेस कर दो। इन्हें हम देखते हैं, इन्हें एक्सप्लेन भी करा गया है आगे के टॉपिक्स में, वो हम पढ़ते हैं कैसे। तो जो फर्स्ट स्टेज है हमारी रिप्रेशन की, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्हें रिप्रेस कर दिया जाए। जैसे हमने देखा भी, तिलक वगैरह को उन्होंने सेडिशन के चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया था, लाला लाजपत राय को भी जेल भेज दिया था, और हमारे लीडर्स हैं वो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से पीछे हटने लग गए थे, रिमेनिंग लीडर्स जो हैं। तो बेसिकली रिप्रेशन हमने विटनेस करा कि भाई रिप्रेशन हो चुका है, मेनली मॉडरेट्स को फ्राइटन करने को, कि भाई मॉडरेट्स भी जो हैं एक्सट्रीमिस्ट वाली अप्रोच में कभी भी ना आए, मॉडरेट्स जो हैं इस ग्रुप में कन्वर्ट ना हो जाएं, मॉडरेट्स जो हैं वो भी रेडिकलिज्म वाले थॉट्स जो हैं अपने अंदर ना लेके आए, तो उन्हें डरा दिया जाए। हमारे जो ऐसे ग्रुप्स हैं उनको सप्रेस करके उनके खिलाफ एक्सट्रीम एक तरीके से जाके एक्शंस लेके, उन्हें जेल भेज के या कोई भी वायलेंट एक्शन लेके उनके अगेंस्ट ऐसा एक्शन ले लिया जाए जिससे मॉडरेट्स भी ऐसा कोई कदम ना उठा पाएँ। सेकेंड जो उनकी स्टेज थी, जो कंसाइलेशन की स्टेज थी, वो ये था कि भाई जो मॉडरेट्स हैं उन्हें फॉल्सली प्लीज़ करा जाए। बेसिकली उन्हें छोटे छोटे रिफॉर्म्स दे के, छोटे छोटे कंसेशंस दे के, हिंट्स दे के कि भाई और भी रिफॉर्म्स आएंगे अगर आप हमसे जो है बना के रखते हैं और एक्सट्रीमिस्ट से अपना डिस्टेंस कंटिन्यू करते हैं, तो हम और भी कंट्री में रिफॉर्म्स देंगे, और भी एक्ट्स लाएंगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे कंसाइलेशंस दे के उन्हें अपने साथ रखना, मॉडरेट्स को फॉल्सली प्लीज़ रखना उन्हें। दिस वॉज एम्ड एट आइसोलेटिंग दी एक्सट्रीमिस्ट। और इस मेथड से ये था कि भाई हमारे मॉडरेट्स जो हैं वो इन बातों को मान जाते, और वो फिर एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके साथ वापस कभी भी जो है ना जुड़ें, उनसे अपना डिस्टेंस जो है कंटिन्यू रखें, जिससे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो आइसोलेट हो जाएं। और विद दी मॉडरेट्स ऑन इट्स साइड, मॉडरेट्स ब्रिटिश के साइड थे ऑब्वियसली, द गवर्नमेंट कुड सप्रेस द एक्सट्रीमिस्ट विद इट्स फुल माइट, द मॉडरेट्स कुड देन बी इग्नोर्ड। तो ये जो नेगेटिव जो ये पॉलिसी थी, जिसको मॉडरेट्स ने बेसिकली नेगेटिव तरीके से नहीं देखा, इनका एम प्राइमरीली ये था कि एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट करें, मॉडरेट्स को अपनी साइड में लें, और जब अपनी साइड मॉडरेट्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सट्रीमिस्ट के जो है अगेंस्ट ही काम करेंगे। या क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफ़ी थे, और उन दोनों में भी एक तरीके की दरार थी ही शुरू से ही। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट का ये प्राइमरी जो एक गोल था कंसाइलेशंस देने का और मॉडरेट्स को अपने साथ करने का, टेम्पोरेरीली, परमानेंटली नहीं, टेम्पोरेरीली मॉडरेट्स को साथ रखो, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट जो हैं आइसोलेट कम्प्लीटली हो जाएं, और क्या हो कि उनके साथ कोई इंटेलेक्चुअल ना हो, कोई ऐसा पावरफुल ग्रुप जो ब्रिटिश से ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट रखता हो वो उनके साथ ना रहे। जो हमारे मॉडरेट्स थे वो हम जानते ही हैं, उनमें काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, लॉयर्स थे, एलिट्स थे, जो इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी बैठते उठते थे। तो उनको कम्प्लीटली अलग कर दिया जाए और बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस कर दिया जाए अपने एक्शंस और लेजिस्लेशंस के थ्रू। और उन एक्शंस और लेजिस्लेशंस का कोई जो है विरोध होगा नहीं फ्रॉम द मॉडरेट साइड, क्योंकि मॉडरेट्स को लगेगा कि हाँ भाई ये जो एक्शन ले रहे हैं ये ठीक ले रहे हैं, क्योंकि जो रिफॉर्म्स वगैरह हमें ब्रिटिश दे तो रहे हैं, फिर भी ऐसा एक्शन क्यों लिया जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा वायलेंस क्यों मचाई जा रही है। तो ये सब जो चीज़ें थी, उन्होंने इस पॉलिसी को काफ़ी माइंड गेम खेल के, स्ट्रेटेजाइज करके अगेंस्ट दी पीपल यूज़ करा, अगेंस्ट मॉडरेट्स, अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट। कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी, रैलिंग देम टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट ही करा उन्हें। लेकिन क्या होना था एंड में? एंड में यही होना था, द मॉडरेट्स कुड देन बी इग्नोर्ड। मॉडरेट्स इन दी एंड ब्रिटिश के द्वारा भी इग्नोर करे ही जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली नाइदर द मॉडरेट्स नॉट द एक्सट्रीमिस्ट अंडरस्टूड द पर्पस बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी।
तो इस स्ट्रैटेजी के पीछे का जो मेन मोटिव था, माइंड गेम जो ब्रिटिश ने एक तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, एक जो प्लान था ओवरऑल उन्होंने काफ़ी बैठ के सोचा होगा, उसको हमारे जो दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट समझ ही नहीं पाए। और इसका मेन जो एंड रिजल्ट हमने देखा वो सूरत स्प्लिट था। और सूरत स्प्लिट ही ये सजेस्ट करता है कि जो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी ब्रिटिश ने अपना ली थी वो सक्सेसफुल कहीं ना कहीं रही, क्योंकि कांग्रेस में स्प्लिट आ गया था, दोनों ग्रुप्स में दरार आ गई थी, दोनों में जो डिफरेंसेस थे वो कम्प्लीटली अब अपेरेंट हो गए थे, वो लोगों के भी सामने आ गए थे, मासेस के भी सामने आ गए थे, और मॉडरेट्स में एक दूसरे के अगेंस्ट भी अब एक तरीके की गुस्से वाली फीलिंग आ गई थी, इवन नेशनलिस्ट में खुद में, कि वो उनके आइडियाज़ वो पसंद नहीं करते थे, उनके आइडियाज़ वो पसंद नहीं करते थे। तो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी जो है रिच डिविडेंड्स लेके आई ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के लिए। रिच डिविडेंड्स इन द सेंस कि एक अच्छा रिजल्ट लेके आई ब्रिटिश के लिए, क्योंकि हमारे दोनों ग्रुप सब सेपरेट हो चुके थे। नेशनलिज्म एक जो है, नेशनलिज्म में भी अब यूनिफाइड जो फैक्टर था वो नहीं रहा था 1909 तक आके, 1910 तक आके। अब ये सब आगे जाके लेकिन ऑब्वियसली बदलना ही है, सब में एक यूनिफिकेशन वाली फीलिंग आएगी अब वापस, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी वाला। और हमारे एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म का अब एक लास्ट टॉपिक जो रिमेनिंग है वो है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। जो अब रिफॉर्म्स आएंगे उनको भी हम देखेंगे कि वो रिफॉर्म्स एक्चुअल में थे क्या, और क्या उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव एलिमेंट कुछ था भी या नहीं था। इस रिमेनिंग पॉइंट को भी फिर हम कवर करेंगे अपने लास्ट वीडियो में, जो कि इस एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी। So I hope you found this video informative and interesting. Thank you for watching and take care.